ओके, वेलकम बैक टू आवर क्लास रेशनैलिटी फिजिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का कंसेप्ट कहाँ से आया, और चार्जेस के टाइप कितने होते हैं, और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं चार्जेस की, और चार्जिंग के मेथड्स कितने होते हैं, और चार्ज ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स के नाम से ही चार्ज की यूनिट बेसिकली रखी गई है, उन्हीं के नाम से ये ऑनर उनको दिया गया है। और दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम ने एक लॉ दिया जिससे कि कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो आज का टॉपिक बेसिकली स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? कूलॉम्स लॉ से। सो व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ, कूलॉम ने ये लॉ दिया कि अगर दो पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पे पहला चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पर भी एक और चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, और एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और वो डिस्टेंस अपन मान लेते हैं कि आर है। सो अगर दो चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला क्या करता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच में जो डिस्टेंस है। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है क्या है, R है। तो ये फंडामेंटल थिंग थी। और एक और पॉइंट उन्होंने कहा था कि ये जो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो एक्ट कहाँ करेगा? द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द चार्जेस, मतलब इन जो चार्जेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी, उसी लाइन के थ्रू ये फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा। मतलब अगर मैं इस चार्ज की बात करूं, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा क्या, F12, मतलब फर्स्ट चार्ज पे फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और इस लाइन पे लगेगा क्या, F21, मतलब फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। और इसके जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो अगर अपन इसको वर्बल फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो कूलॉम्स ने ये कहा कि इफ टू चार्जेस आर separated with a certain distance, then फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या दिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट यहीं पे देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट होगा, इट इज इनवर्सली proportional to the square distance between them। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लॉ का वो ये है, फोर्स एक्टिंग along the line joining to the center। तो यहाँ पर हमारे पास कूलॉम्स लॉ ने बेसिकली तीन ऑब्जर्वेशन दी, और ये तीनों ऑब्जर्वेशन 1 by 1 थी। पहली क्या कि जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि द फोर्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर
के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। और तीसरा क्या है, जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, मतलब जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो दोनों चार्जेस के सेंटर में जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसी डायरेक्शन के अलाउ वर्क करेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये सेंटर को ज्वाइन नहीं करता तो क्या होता, तो वो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी भी हो सकती थी, ऐसी भी हो सकती थी, ऐसी भी हो सकती थी। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट जो फोर्स होता वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं होता, मतलब उसका रिजल्टेंट फिर वेक्टर फॉर्म से हमको निकालना पड़ता है, क्योंकि फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया कि जो फोर्स होगा मतलब F12 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F21। तो डायरेक्शन के साथ नेगेटिव साइन लगेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करो आप, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा, मतलब मॉड ऑफ F12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन कंबाइन करते हैं, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, अभी क्या है, K इज अ कांस्टेंट। अब जनरली फर्स्ट फॉर्म में जब कूलॉम्स ने लॉ दिया था तो उन्होंने पहले क्या किया कि पहले ये ऑब्जर्वेशन थी उनकी कि इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। मतलब मीडियम क्या है, या तो एयर है या तो वैक्यूम, या इसी को फ्री स्पेस भी बोलते हैं। तो ये मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है। तो अगर इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है, एयर है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तो जो K की जो वैल्यू होगी, मतलब जो K की जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट कितनी होगी, K दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर क्या है, एयर है, मीडियम क्या है, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस है, तो याद रखिएगा इसकी जो वैल्यू होगी K की, K दैट इज नियरली इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सो इसकी यूनिट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पर कूलॉम, मतलब न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है फॉर एयर और वैक्यूम, इट इज नियर अबाउट 8.86 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज हैं जो न्यूमेरिकल्स में अपन यूज करेंगे और इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं। अगर इनको याद रखिए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बात आई क्या, अभी हमने एक कंडीशन देखी कूलॉम की कि जो मीडियम है वो क्या है, एयर है या वैक्यूम है या फ्री स्पेस है। अब ये जो दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है या फिर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई मीडियम आता है, तो जैसे ही मीडियम आएगा तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है या कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जो चेंज हो जाएगी तो कितना डिफर करेगी। अब जैसे यहाँ पे एयर का तो फिक्स है, एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम का तो फिक्स है। अब अलग अलग मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसको समझने के लिए एक बार हमको देखना पड़ेगा। डस्टर वेट फॉर अ सेकेंड। Okay, so I'm gonna run this one. So relative permittivity is basically what? ऐसे समझ सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी
रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है? तो रिलेटिव परमिटिविटी को अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखा जाए तो क्या होगा? एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, अगर इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन बिकम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अगर कोई मीडियम आ जाता है या इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर जो अपन कांस्टेंट यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यूज किया था तो इसकी जगह पे अब क्या यूज करना पड़ेगा? एप्सिलॉन। और इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू दिस वन। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा फाइनली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या मीडियम, जब कोई मीडियम आ जाता है दो चार्जेस के बीच में तो जो न्यूटन कूलॉम्स का लॉ बनेगा दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन। फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और इसकी यूनिट, इन दोनों की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। ये सारी चीज़ें आप 11th में सीखे हो, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? तो अभी हमने ये जो वैल्यू देखी ये किसकी है? स्केलर फॉर्म की है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वो भी आसान है। वेक्टर आप लोगों ने ऑलरेडी सीख के रखा है 11th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर एक अपन प्लेन कंसीडर करेंगे, ठीक है, और उस प्लेन में दो चार्जेस को एक सर्टेन पोजीशन पे रख दिया जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, एक हमने प्लेन कंसीडर किया एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन में हमने दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लिए। सपोज यहाँ पर चार्ज Q1 रखा हुआ है और यहाँ पर चार्ज Q2 रखा हुआ है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज ये वाला डिस्टेंस हमने मान लिया R1 वेक्टर है और ये वाला मान लिया क्या है? R2 वेक्टर है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। तो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ अगर कंसेप्ट अपन पढ़ के चले तो किसका? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है आपने 11 में सीखा है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दिस वन F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज U22, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? F21। तो अगर मैं R1 की वैल्यू आपको बोलूं, सॉरी R1 R2, ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 दैट इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और R2 किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज R1 माइनस R2। तो जो फोर्स होगा स्केलर फॉर्म को पता है क्या होता है? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉरी R स्क्वायर, तो यहाँ पर जो R1 है, अब R स्क्वायर क्या है? दैट इज ए स्केलर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, हमको ये तो हो गया स्केलर फॉर्म, हमको चाहिए क्या? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर में आपको याद होगा 11th में हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका? ए वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। यहाँ पर वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आर को कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास डायरेक्शन के फॉर्म में क्या मिल जाएगा हमको? कूलॉम्स का लॉ मिल जाएगा। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, और यहाँ पर R वेक्टर, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है? R है, लेकिन इस डायरेक्शन के लिए हमको क्या कंसीडर करना है? R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। तो यहाँ पर वेक्टर R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई, अच्छा R वेक्टर, तो R वेक्टर ऑलरेडी रहेगा R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और इनटू अगेन मैग्नीट्यूड इसका फिर से ले लो, तो क्या हो जाएगा? R1 माइनस सॉरी R2 माइनस R1, इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट फाइनल सम हमारे पास आएगा F वेक्टर F12 दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2
वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होल क्यूब। ये जो है वेक्टर फॉर्म है किसका, कूलॉम्स लॉ का। अब एज सेम एज आप Q2 चार्ज के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। तो Q2 चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, आसान है, सेम प्रोसेस करिए और वेक्टर F21 दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 और इनटू वेक्टर R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 मॉड लगा होल क्यूब, दैट इज न्यूटन। सो दैट्स ऑल अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। चलिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, अच्छा इससे रिगार्डेड जो क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल्स का अलग से सेशन में करवा दूंगा। अभी क्या आप थ्योरम्स, कंसेप्ट्स, लॉज जो है उनको अच्छे से समझिए, हर एक क्वांटिटी को, हर एक टर्म को, थ्योरी डीपली समझिए। जब ये पूरा कंसेप्ट एक तरफ से क्लियर हो जाएगा फिर आप जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप फंसोगे नहीं और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। अच्छा इसके बाद आता है क्या, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी तक तो दो चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे। अब अच्छा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने से पहले आप एक चीज देखिए कि कूलॉम्स लॉ की कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ एक जैसे दिखते हैं, है ना। मतलब अगर जैसे उसमें देखा जाए कूलॉम्स लॉ में, तो कूलॉम्स लॉ में क्या है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और वहां पर क्या था, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में F इज इक्वल्स टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है, एक जैसे दिखते हैं। तो कुछ इनमें सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो इन दोनों को अगर आप एक बार समझ लें कि सिमिलैरिटीज क्या है ना। तो सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सिमिलैरिटीज देखिए, पहली सिमिलैरिटी तो यही है कि दोनों जो फोर्स होती हैं, चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करिए, वो दोनों जो मासेस होते हैं या चार्जेस होते हैं तो उनके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग वर्क करते हैं। ओके, सो दे बोथ acts along line joining the center। ओके, और दूसरी सिमिलरिटी क्या होगी, ये दोनों स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन वाले लॉ को भी फॉलो करते हैं। सो दे बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, सो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई सिमिलैरिटीज। अब डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस भी एक आध तो देख लीजिए। डिफरेंसेस, तो डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस तो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, सो पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट electrostatic force Fe, electrostatic force is attractive as well as repulsive। तो ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल लॉ में आप देखोगे उसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो जो G होता है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अगर अपन कंपेयर करें
इन दोनों की, ग्रेविटेशनल फोर्स की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो जो अगर कंपैरिजन अपन करते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयरिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसमें से आप एक मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो भी कई बार पूछा जाता है बोर्ड लेवल में। तो इनका रेशियो अगर फाइंड आउट करने को आपको बोल दिया जाए कि इनका रेशियो क्या है ना, तो रेशियो बिटवीन ओके सो वैसे देखिए सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस आप बहुत सारे देख सकते हो, है ना। जैसे वहाँ पे मास ग्रेविटेशनल लॉ में मास कंसीडर किया जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या अपन चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज कंसीडर करते हैं। ऐसी बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी, जो यूज़ की जाती है मोस्टली, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे। अब इनका रेशियो देखा जाए तो रेशियो जो होता है, रेशियो बिटवीन Fg ग्रेविटेशनल फोर्स एंड Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनका जो रेशियो होगा वो आसान है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Gm1 m2 बाय r स्क्वायर, और Fe क्या होता है, दैट इज Kq1 Q2 बाय r स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो निकाल लो, तो रेशियो क्या हो जाएगा, Fe डिवाइड बाई Fg दैट इज इक्वल्स टू, Fe क्या है आपका, Kq1 Q2 बाई r स्क्वायर एंड दैट इज r स्क्वायर डिवाइड बाई Gm1 m2, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा रेशियो हमारा, Fe बाई Fg दैट इज इक्वल्स टू Kq1 Q2 बाई Gm1 m2। अच्छा, इन दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर दो। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है ना, दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया गया। तो यहाँ पे K की वैल्यू आपको पता है, K की वैल्यू क्या होगी, मीडियम एयर, ये कंसिडर कर लिया हमने मीडियम एयर है। तो जो K की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9 × 10⁻⁹, और यहाँ पर G की जो वैल्यू होती है वही पता है आपको, 6.67 × 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करिए और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पुट करिए। तो आप मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, फॉर एग्जाम्पल अगर इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर हमने क्या रख दिया, मान लीजिए प्लेस कर दिया। तो इन दोनों की जो न्यूमेरिक वैल्यू आप पुट करके कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऑलमोस्ट 42 टाइम्स ज़्यादा होगी किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, इलेक्ट्रॉन वाले केस में। ऐसे ही प्रोटॉन वाले केस में तो अगर आप कंपैरिजन करोगे ऑलमोस्ट 10⁻42, मतलब अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी फोर्स होती है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर। एक चीज़ और देख लीजिए, डिस्टेंस फोर्स वर्सेस सेपरेशन में जो ग्राफ बनता है उससे भी मतलब 2-4 इजी जो कंसेप्ट बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं। जैसे ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड सेपरेशन आर, तो ग्राफ बनाएंगे आप तो देखेंगे कि F इधर जा रहा है और डिस्टेंस इधर जा रहा है। तो आपको पता है कि जो फोर्स होती है इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है r स्क्वायर के, तो जो ग्राफ होगा वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। तो ये जो फोर्स वर्सेस सेपरेशन का जो ग्राफ बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो चार्ज इनिशियली दो चार्ज, एग्जांपल देख लीजिए, दो चार्ज जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। तो अगर डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया, तो हाफ हो गया तो इनके फोर्स, इसका फोर्स क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हाफ हुआ, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d/2 स्क्वायर। तो 4 इधर आ जाएगा, तो F इज
प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी स्क्वायर और इंटू 4। यहाँ पर आप देखोगे डिस्टेंस हाफ हो रहा है, तो जो फोर्स हो रही है, फोर्स हो रही है जो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब कितने टाइम्स ज़्यादा बढ़ रही है, दैट इज 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगी, मतलब अगर डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में चलेगा ये। तो ऐसे ही आसान देख सकते हैं आप, ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट द कूलॉम्स लॉ। और इसके बाद आता है आपका, अभी तक तो बात कर रहे थे अपन की दो चार्जेस की, मतलब दो चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया हमने, और उस सर्टेन डिस्टेंस पे रखने के बाद हमने देखा उस पर क्या फर्क आया। ठीक है। अच्छा, अब हम मीडियम का भी एक बार देख लेते हैं। मीडियम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी एक बार समझ लो आप तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मान लीजिए दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में एक मीडियम, और उसका जो कांस्टेंट है वो क्या है, के। ठीक, तो इस वाले केस में तो अपन डायरेक्ट मीडियम के है, तो के की कोई ना कोई वैल्यू दे के रखेगा, उस वैल्यू को पुट करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बट कभी कभी होता क्या है कि आधे डिस्टेंस पे उसने क्या कर दिया, एयर फील्ड कर दिया, और आधे पे मीडियम। अगर आधे में एयर फील्ड है और आधे में मीडियम फील्ड है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी या फोर्स कैलकुलेट करना होगा वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, अपन एज्यूम करेंगे, मतलब एजम्पशन हमारा कैसा रहेगा कि हम अगर ये मतलब के मीडियम नहीं होता, अगर मीडियम नहीं होता तो डिस्टेंस कितना चेंज होता या कितना कन्वर्ट होता, उसी को बोलते हैं अपन इफेक्टिव डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस में जो इफेक्ट पड़ेगा उसको अगर अपन कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना, और अपन एज्यूम कर लें कि पूरे में एयर है या पूरे में मीडियम है, तो उस वाले केस में जो कूलॉम्स लॉ के थ्रू जो फोर्स कैलकुलेट करना होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इफेक्टिव डिस्टेंस का भी एक कंसेप्ट है, इसको भी समझ लीजिए। इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ एयर। तो इस वाले केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज है और हमको पता नहीं है कुछ पार्ट पे इन्होंने क्या किया कि मीडियम बना दिया के अमाउंट का, और कुछ ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यू और यहाँ पे भी चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो अब यहाँ पर एयर है, यहाँ पे मीडियम है। तो इस वाले केस में अगर फोर्स कैलकुलेट करनी हो कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो कितनी होगी, तो इट्स क्वाइट टफ, थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे कि मान के चलते हैं कि इन दोनों केसेस में जो F12 या F21 है, Q1 Q2, ठीक है ना, वो क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो दोनों फोर्सेस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस को इफेक्ट हो रहा है, इफेक्टिव डिस्टेंस है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट F1 इज इक्वल्स टू F2। दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, पहले में हमने पूरा मीडियम मान लिया, दूसरे में पूरा कांस्टेंट मान लिया। तो क्या हो जाएगा, F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और F2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 से Q2 कैंसिल हुआ, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ। अच्छा, डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अपन ये RA मतलब एयर का डिस्टेंस RA ले लेते हैं और मीडियम का डिस्टेंस का ले लेते हैं RM ले लेते हैं। तो RA स्क्वायर और RM स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 1/RA स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/K इंटू RM स्क्वायर। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RA स्क्वायर, या फिर इसका रेसिप्रोकल लिख लीजिए डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, RA स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू K इंटू RM स्क्वायर। क्लियर। तो RA मतलब जो डिस्टेंस होगा आपका
एयर का, तो वो कितना कितना इफेक्ट हो रहा है, इसका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट के इंटू आर। तो कहने का मतलब ये कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम फील्ड कर दिया जाता है, ठीक है ना, कुछ पार्ट में मीडियम कुछ फील्ड कर दिया और कुछ पार्ट में एयर है, तो इसमें आप क्या करो कि पूरे को मान लो कि एयर है, तो अगर पूरे में एयर होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस में डिफरेंस होना चाहिए, तो जो डिफरेंस होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, मतलब जो उसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। और उस कांस्टेंट को कंसीडर करके आप क्या करो कि पूरे को एज अ पूरे की जो डिस्टेंस है उसको एयर कंज्यूम कर लो, मान लिया कि एयर है, ठीक है। और उस मतलब इस रिलेशन का यूज करके आप दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक इस पे एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा। तो सवाल ये है एग्जांपल कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड है प्लस Q1, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q2। अब हाफ ऑफ द मीडियम, मतलब अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, R डिस्टेंस है, और आधा मीडियम मतलब ये वाला मीडियम, हाफ ऑफ द मीडियम, हाफ इज फिल्ड विथ एनी कांस्टेंट K, ओके, और एंड द रेस्ट विथ अदर हाफ इज फिल्ड विथ एयर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला किससे फिल्ड है, एयर से, मतलब हाफ पोर्शन इसका और हाफ पोर्शन इसका। तो ये वाला फील्ड है मीडियम से, ये वाला फील्ड है एयर से। अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तब डायरेक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करिए आप, हम एज्यूम कर लेते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस की, अगर ये मीडियम नहीं होता, पूरा एयर होता, तो डिस्टेंस कितना इफेक्ट होती, तो डिस्टेंस कितना इफेक्ट होता, अभी हमने रिलेशन निकाली RA दैट इज इक्वल टू अंडर रूट KRM, ओके। अच्छा, RA क्या है, पूरे डिस्टेंस का आधा, मतलब R/2। अच्छा, K की वैल्यू मान लीजिए कितनी दी हुई है, 4 दी हुई, ठीक है। इफ K इज इक्वल टू 4 देन फाइंड आउट R2, सॉरी, तो RA जो है ये कितना इफेक्ट हुआ, तो RA जो होगा दैट इज K की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 4, और RM कितना है, दैट इज RM कितना है यहाँ पे आपके पास R/2। तो RA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू R/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो RA इफेक्टिव डिस्टेंस कितना आया, R आया। मतलब इस पोर्शन का अगर टोटल डिस्टेंस तो इफेक्ट और ऑलरेडी आधी डिस्टेंस हमारी क्या है, R/2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस R/2 और प्लस R, 2 LCM R प्लस 2R दैट इज 3/2R। 3/2R हमारे पास क्या आई, टोटल इफेक्टिव डिस्टेंस, क्लियर। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो कूलॉम्स लॉ में, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ओके, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो R की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, 3/2R, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/3/2R²। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। चलिए, कितनी बातें क्लियर। तो दैट्स हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद आता है हमारा क्या, नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस का एक सिस्टम है ना। तो कूलॉम लॉ ने तो एक रिलेशन दी कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है, ठीक है। अब
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स वाले चैप्टर 11 में पढ़े होंगे। ये किसके लिए? सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब समझने की बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा था प्लस Q1 और यहाँ पर एक चार्ज रखा था प्लस Q2। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही थी, ठीक। अब अगर इन दोनों के बीच में कोई तीसरा चार्ज आ जाए, है ना, तीसरा चार्ज आ जाए, चौथा चार्ज आ जाए, पांचवा चार्ज आ जाए, मतलब दो के बीच में 3, 4, 5 जितने भी आ जाए, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, इनका जो रिलेशन होगा वो इफेक्ट नहीं होगा। बस चेंज क्या होगा कि जो नेट फोर्स होगी किसी पर्टिकुलर चार्ज पे, वो अदर चार्जेस के वेक्टर सम के बराबर होगी। याद रखिएगा, किसके बराबर होगी? वेक्टर सम के बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये कि अभी तो दो चार्जेस थे, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q1 बाय कूलॉम्स लॉ। बट अगर कोई तीसरी चार्ज आ गई Q3, तो देखिए अगर आपको Q3 पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो इस पे जो चार्ज, जिस पे जो फोर्स लगेगी वो Q2 भी लगाएगा और Q1 भी लगाएगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट नेट फोर्स होगी, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो इनके वेक्टर सम के बराबर होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जैसे यहाँ पर जैसे Q3 पे, जैसे सॉरी Q1 चार्ज पे, Q3 चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, तो F नेट ऑन Q3 कितना हो जाएगा? F net on Q3 that is equals to F31 प्लस F32। मतलब इन दोनों पे जो फोर्स, मतलब इस Q3 चार्ज पे जो इस Q1 वेक्टर के थ्रू फोर्स लगेगी, Q1 चार्ज के थ्रू फोर्स लगेगी, और जो Q2 चार्ज के थ्रू फोर्स लगेगी, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? वेक्टर सम के बराबर होगी। ऐसे ही n नंबर ऑफ चार्जेस कितने भी आ जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे मैंने बताया। तो अगर मान लीजिए कि n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इफ n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, देन क्या होगा? नेट फोर्स F नेट ऑन nth चार्ज, मतलब जो nth चार्ज होगा उसमें जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी F वेक्टर N1 प्लस F N2 प्लस F N3 एंड सो ऑन F N into N माइनस 1। तो ये था बेसिक क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आसान है, अगर वेक्टर सम आपको आता है तो आप कितने भी चार्जेस हो उन दोनों के बीच में कैसी फोर्स लग रही है, बस सबको आप आराम से वेक्टर सम करते जाइए और नेट फोर्स अपने आप आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि किसी तीसरे चार्ज के आ जाने से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इफेक्ट नहीं होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी इफेक्टेड नहीं होगा, कोई इफेक्टेड नहीं होगा पर्सनली। हाँ, इफेक्ट क्या होगा? नेट फोर्स, टोटल कितनी फोर्स लग रही है उस पर, है ना। तो ये था आसान प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। इसके बाद के जो टॉपिक है तो उसमें से एक रह जाता है, एक थोड़ा सा समझने लायक, उसको समझ लेते हैं। जो है मतलब लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, उसकी लिमिटेशन क्या है? तो कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस जो हैं उनमें से कुछ लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है, उनको समझना जरूरी है। जैसे इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, मतलब अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँ, लिमिटेशंस की बात की जाए अगर, तो लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ कुछ ही इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ मतलब इसकी लिमिटेशन कितनी है? तो पहली लिमिटेशन क्या है
इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ, बहुत ही छोटे से एरिया पे जो चार्ज होगा, मतलब बहुत ही छोटे से प्लेस पे, है ना। पॉइंट चार्ज वो डॉट टाइप नहीं होता है, मतलब ये चार्ज होगा, चार्ज कहीं ना कहीं कैरी, कोई ना कोई मैटर होगा या कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो चार्ज कैरी कर रहा होगा। अब जो मैटर का जो स्पेस हो वो बहुत टिनी हो, बहुत छोटा हो, और उस छोटे से पॉइंट पे जो चार्ज होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी लिमिटेशन क्या है, दूसरी लिमिटेशन ये है कि इट इज ओनली वैलिड फॉर, इट इज वैलिड, तो कैसे लिखिए, इट इज वैलिड व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। मतलब अगर रेस्ट पे चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज कहाँ पे है, रेस्ट पे है, तब ये लॉ वैलिड है। अच्छा, चार्जेस, चार्जेस में यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं, बोथ चार्जेस। ओके, दोनों चार्जेस कहाँ है, रेस्ट पे है, तो ये वैलिड है, ये लॉ वैलिड है। तीसरी, if both charges are moving, if both charges are moving, ओके, तो ये वैलिड नहीं है, मतलब इनवैलिड है, देन इट इज इनवैलिड। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है कि a charge is at rest and other charges moving, other charges moving, तब भी ये वैलिड है ना। तो कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, अगर दोनों चार्ज रेस्ट पे हैं, ठीक है, तो वैलिड है, मतलब इस वाले केस में वैलिड है। अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो वैलिड नहीं है, एक रेस्ट पे है और एक मूव कर रहा है तो वैलिड है। और इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज होगा छोटे से स्पेस, छोटा सा स्पेस होगा, ठीक है ना। उस छोटे से स्पेस पे जो चार्ज कैरी, मतलब जो छोटा सा जो स्पेस जितना चार्ज कैरी करता है उसी चार्ज को अपन बोलते हैं क्या, पॉइंट चार्ज। और जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि दो स्फेयर है ना, अब दो स्फेयर है, अब दो स्फेयर में दो स्फेयर जितना चार्ज कैरी कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या कूलॉम्स लॉ वैलिड है नेट फोर्स निकालने के लिए, तो कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं, ठीक है। तो इसकी ये इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थी। अब बात ये आती है कि अगर पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है ना, अगर कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है और सरफेस, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बड़ा मैटर है या बड़ी बॉडी है, ठीक है ना, तो उनके बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो ये सब मतलब पॉइंट चार्जेस के आगे पूरी बॉडी के लिए कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे इंटेंसिटी या फोर्स, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर अलग से कंसेप्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बॉडीज़ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है और कितने टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, ये सब अपन सीखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।